बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब और DGISPR की जानिब से आज मीडिया को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें DGISPR ने कहा कि 15 मकामात पर पाकिस्तान के हमले की खबर झूठ है। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। दूसरी जानिब इसहाक़ डार साहब ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में मुसलसल नाकामी के बाद अपने ही शहरियों और बिलखसूस सिखों को निशाना बनाना चाहता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है DGISPR की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भारत से आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर भी कर रहा है। देखिए जी, वो तो जाहिर है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का और हमारे अदारों का जो बयान है और तज्ज़िया और जो भी प्लानिंग है जी, वो तो वो बेहतर जानते हैं। हम उस पर तज्ज़िया कर सकते हैं सारी सूरत हाल पे। देखिए, ये एक बड़ा थिएटर है, एक बड़ा थिएटर है, एक बड़ी जंग का एक बड़ा थिएटर है जो कि ये इंडो पैसिफिक में मौजूद है। और ये एक बड़ी जंग जो मेरा थीसिस रहा है एक तवील अरसे से, कई सालों से, दुनिया में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 थी, वर्ल्ड वॉर 2 थी, वर्ल्ड वॉर 3 थी, और इसके मुख्तलिफ थिएटर्स थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे एक पैसिफिक का थिएटर था जिस पे जो ख़त्म उस वक्त हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे अमेरिका ने। और उसका जो यूरोपियन थिएटर था या वेस्टर्न थिएटर था वो था जब हिटलर, तो एक ही जंग थी लेकिन उसके दो थिएटर्स थे। एक थिएटर पैसिफिक में था, बिल्कुल अलग, हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर गिर रहे हैं, उधर हिटलर को सोवियत फौजें घेर रही हैं और खुदकुशी कर रहा है। तो एक ही दूसरी जंग अजीम के दो थिएटर्स थे। इसी तरह से पहली जंग अजीम में, बड़ी जंगों में कई महाज खुल जाते हैं। पहली जंग अजीम में जाएं तो आप कह सकते हैं कि जी वहाँ पे वो एक ट्रेंच वॉर चल रही थी, एक ऑटोमन्स के खिलाफ चल रही थी, सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, जर्मन्स के खिलाफ हो रही थी, ठीक है ना, कई उसमें थिएटर्स खुल गए थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी। तो ये एक बड़ी जंग है, ये मेरा थीसिस है। और उसके कई थिएटर्स खुल गए हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे यूक्रेन की जो जंग है उसको आप किसी सूरत गजा के कत्लेआम से अलग नहीं कर सकते, और गजा में होने वाले कत्लेआम को किसी तरह से भी आप ये इंडो पैसिफिक में या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अब जंग की सूरत, ऑल आउट वॉर में तो फिर कुछ और होता है ना, उसमें तो ये जो अब पाकिस्तान का जवाब जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये इंटरकनेक्टेड है सारा। अच्छा, अब पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये सारा इंटरकनेक्टेड है, यानी यूक्रेन की जंग का असर पड़ेगा जो भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, गज़ा, हुतीज़, ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल, मिस्र, इनके हालात पे। उधर यूरोप के साथ क्या सूरत हाल बनी हुई है, नेटो का क्या बनेगा, वो यूक्रेन की जंग इंटरकनेक्टेड है। UAE और सऊदी अरेबिया तबादला करवाते रहे हैं ना, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कैदियों का तबादला होता रहा, तो इंटरकनेक्टेड है। और फिर ये अल्टीमेटली जो बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं इस वक्त जो तीन इमर्ज हो रही हैं, एक अमेरिका है और दो जाहिर है कि एक चाइना और रशिया का बड़ा ज़बरदस्त अलायंस हुआ है जिसमें नॉर्थ कोरिया भी अब आ गया। और देखना ये है कि क्या ये एक फ़ौजी इत्तेहाद बनता है। फ़ौजी इत्तेहाद तो बन गया ना, नॉर्थ कोरिया के फ़ौज तो लड़ी आके, और प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो कल रेड स्क्वायर पे बड़ी ज़बरदस्त जो परेड होने जा रही है, विक्ट्री परेड, उसके वो चीफ गेस्ट होंगे। और ये वो विक्ट्री परेड है 9 मई, जिस दिन 10 दिन पहले हिटलर खुदकुशी कर गया, 10-12 दिन पहले, और यहाँ पे जो है वो हथियार डाल दिए सोवियत फ़ौजों के सामने जर्मन्स ने। तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त परेड होने जा रही है और वहाँ पे शी जिनपिंग होंगे। लेकिन उनके साथ एक और मेहमान पहुँच गए हैं। कुछ मेहमानों का तो जिक्र हम पहले कर चुके हैं ना कि कौन कौन शरीक होंगे। उनके साथ जो कल परेड में शरीक होने जा रहे हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सीसी हैं। इजिप्ट, ठीक है, वो इजिप्ट जिसने चाइना के साथ डील कर ली है वो GS10 के ऊपर, ठीक है। तो चाइना इजिप्ट के पास पहुंचा, इजिप्ट जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा बन गया है और यहाँ पर परेड में मौजूद होगा इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट यहाँ होंगे
जब ट्रंप का दौरा शुरू हो रहा होगा और बाकी सारे मामले, तो अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की तरह जवाब दे सकता है। पहली बात तो ये है कि एक चूंकि वो कहते हैं ना कि ये गज़ा की और यूक्रेन की जंग ने, इन जंगों ने पहली बात करते हुए कुछ नए रूल्स तय कर दिए हैं, और वो रूल्स ये हैं कि द रूल्स आर फॉर द फूल्स, कि रूल्स जो हैं वो बेवकूफ़ों के लिए हैं। इसमें कोई रूल्स अब नहीं है, ये गज़ा और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को बता दिया। ये आज से पहले नहीं था, लोग बेहिस हो गए हैं। यानी पहले ये था कि, जो पहले भी बात कर चुका हूँ, कि किसी जगह कोई बच्चे की जान चली गई, कोई ख़ानदान चला गया, तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती थी कि ये बेगुनाह क्यों मारे गए। वियतनाम की जो जंग है वो उसकी मिसाल थी कि जब वियतनाम की जंग शुरू हुई और वहाँ से तस्वीर आना शुरू हुई, तो उसके नतीजे में अमेरिका उठ के खड़ा हो गया, और पूरा अमेरिका, और उन्होंने निक्सन को मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से फ़ौजें वापस विड्रॉ करे, पूरा अमेरिका। लेकिन आज अगर आप गज़ा के कत्लेआम के ऊपर अमेरिका में बात करते हैं, तो इसको एंटीसेमेटिक कह के वो यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया जाता है, मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। ये वही अमेरिका है, ठीक है, जहाँ पर उनके लोग सड़कों पे आ गए थे कि आप फ़ौजों को वापस बुलाओ, और जो हीरो गए थे उनको, वो जो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ फर्स्ट ब्लड मूवी की, तो एक बेहिसी है पूरी दुनिया में कि वहाँ पर इंसानी जानें जो है नंबर बन गई हैं, सिर्फ 50,000 हो गए थे। अच्छा, उस दिन भी मैंने कहा ना कि गज़ा के अंदर कितनी शहादतें हो रही हैं, तो अच्छा 60,000 छोड़ो यार, वो सुनते हैं ना क्या, मतलब लोग इस तरह से हो गए हैं भी, यार हमें यार क्यों टेंशन दे रहे हो यार, वो रोज़ बता रहे हो, और अच्छी अच्छी बातें करो, क्या बता रहे हो यार, 100 200 1000 आदमी मर गए, तो ठीक है यार, मरते रहेंगे। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहिसी के एक ख़ास दर्जे पे पहुँच चुकी है। अच्छा, अब उस बेहिसी का जो एक दर्जा है, उसी मॉडल को आप यहाँ लेकर आ जाएं, ये जो यहाँ पे हो रहा है। यानी अब पहले तो ये वाक़या पेश आया, जो वाक़या पेश आया मकबूजा कश्मीर में, जो सानिया था, कत्लेआम, दहशतगर्दी कत्लेआम जो भी था, और उसकी एक आज़ादाना तहकीकात होनी ज़रूरी थी। ये वो मामला अब रह गया पीछे, वो मामला पीछे रह गया, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो या तो उन आतंकवादियों को पकड़ा जाता, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती, वो कहाँ पे हैं, क्या हुआ। उन्होंने जवाब में, जो मोदी सरकार है, उन्होंने सिविलियंस को निशाना बना दिया, क्योंकि उन दहशतगर्दों ने भी सिविलियंस को निशाना बनाया था, तो इन्होंने जवाब में सिविलियंस को निशाना बनाया। अच्छा, पहले तो वो 5 हत्यारे गिर गए, और वो तो एक, मैं यहाँ पर कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो एयरफोर्स के लोग अगर दोनों तरफ के, अब बाकी जो हैं वो सर्विसेज के लोग तस्दीक करना चाहें, तो मैं तो सादा सी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और उसी तरह से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो वो 5 तारे गिरे, और उसके बाद वो चले गए वापस। अच्छा, उसके बाद वो बात नहीं बनी, बात बनी नहीं, क्योंकि वो फायर वर्क नहीं हुआ। वो जो एक फायर वर्क चाहिए होता है ना आपको, कि आपको पता चले कि कोई मतलब कुछ हुआ है, मतलब वो जो हुआ तो वो तो ठुस हो गया, वो तो उधर ही जहाज गिर गए, वो तो ठुस हो, तो वो कह रहे हैं जी 5 तारे गिर गए, वो कह रहे हैं अच्छा जी कल बताएंगे आगे भी, जो कल भी मैंने बात की थी। उनके बड़े ये जो स्पोक्स पर्सन आते हैं, जैसे सब ये डाउन से हैं, क्योंकि अभी वो, अभी देखें कैसे, अभी देखते हैं ना इसमें कौन कैसे निकल के सामने आता है, मतलब टीम पाकिस्तान या टीम जो है वो मोदी सरकार, इस तरह से करें आप। इंडिया को मैं इसमें नहीं रख रहा, मोदी सरकार को मैं सेपरेट करता हूँ, कि इंडिया के लोग जो है वो तो ये। अच्छा, अब इसमें जो है वो देखना ये है कि वो उन्होंने, अच्छा वो फैनफेयर नहीं है ना उसमें, फैनफेयर तो हुआ नहीं, परसों तो फैनफेयर नहीं हुआ, परसों तो वो जहाज़ गए और जबरदस्त हो गए 5 हत्यारे उनके। उसके बाद अब फैनफेयर चाहिए, तो फैनफेयर जो है, फैनफेयर चाहिए होता है ना आपको, मतलब वो शौक एन हो, वो जनाब वो पटाखा। आपको पता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि इराक की जब जंग शुरू हुई तो शौक एन हो जब हुआ ना, तो उसमें इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था, जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ था जब सद्दाम हुसैन ने हमले किए थे, लेकिन वो उसका जो मंजर था, उसका मंजर कशी थी, वो ऐसी थी जैसे पूरा जो इसराइल जो इराक है वो तबाह बर्बाद हो गया बगदाद। उसका इतना फैनफेयर था, शौक एन है ना, तो नफसियाती तौर पर लोग हिल जाएं, परेशान हो जाएं। अब फैनफेयर दरकार था, वो फैनफेयर का लोग कल कर दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि ये मैंने आपसे कहा ना कि मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, और इस पर मैं अगर कोई गलती करूँ तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ, और डिफेंस के या एयर फोर्स के दोनों तरफ के लोग इस मेरी तस्दीक कर सकते हैं। मैंने कोई गैस भी नहीं लिया, और मैं अंडर ओथ ये बात कह रहा हूँ कि मैंने किसी एयर फोर्स के एक्सपर्ट से भी नहीं बात की आज, ठीक है, किसी से भी नहीं बात की।
मैं ये जो भी तज़किया दे रहा हूँ ये बिल्कुल अपने हिसाब से दे रहा हूँ, और मैं इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि कोई गलती हो तो मैं इसलिए माजरत चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो ड्रोन्स आए हैं इनको इनका जो नाम है वो ज़ाहिर है हीरॉन ड्रोन्स या MK2 ड्रोन्स, ये अब तो बात हो रही है हर जगह, सुबह से हम देख रहे हैं। तो ये जो है ये इनको कामाकाजी ड्रोन्स कहा जाता है। अच्छा, ये कामाकाजी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स ड्रोन्स जो पहले होते थे, तो ये एक दूसरी की वक्री टाइप के नए ड्रोन्स आ गए हैं, तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। तो कामाकाजी ड्रोन इसलिए कहा जाता है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापानीज पायलट्स थे, तो वो जापानीज पायलट्स ने एक तरीका ये अपनाया था कि वो अपना छोटा सा जहाज ले जाके जिस जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स रखे होते थे, यानी कोई धमाका खेज मवाद होता था किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे या किसी और जगह पे, वो अपना छोटा जहाज पर टकरा देते, धमाका होता था और वो खुद भी जानों से जाते थे और साथ ही वो यानी एक तरह से सुसाइडल। तो वहाँ से कामाकाजी का लफ्ज़ जापानीज, ये पैसिफिक थिएटर के अंदर जापानी से उसके नफ्सियाती असर बड़ा होता था। छोटा सा जहाज आ रहा है तो वो सब लोग परेशान होते थे, उसको गिरा क्या क्या, और वो आके जहाज सीधा गिरता था ऊपर, पायलट भी जाता था और नीचे वो धमाके से वो ब्लास्ट हो जाता था और बहुत बड़ा नुकसान होता था अलाइड फोर्सेस का। लेकिन उससे पहले भी वो मंगोल्स के दौर में भी ये टर्म इस्तेमाल होती रही। ये उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी, ये आंधियों के लिए जो होता है ना, कामाकाजी जापानीज इस्तेमाल करते जब मंगोल आते थे वहाँ। एनीवे, तो इनको कामाकाजी इसलिए कहा जाता है कि ये सुसाइडल ड्रोन्स भी हैं। अच्छा, अब ये सुसाइडल ड्रोन जो हैं ये बड़े महंगे हैं, और ये जो हैं ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और उसके बाद रिकॉन्सिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यानी कांस्टेंट इंटेलिजेंस भी कर रहे हैं, सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, इंटेल वहाँ घूम भी रहे हैं, और ये टेरेन का जायज़ा भी ले रहे हैं, रियल टाइम पीछे भेज भी रहे हैं। एक इनका साइज़ है, ये छोटे से नहीं है, ये कोई नैनो टाइप चीज़ नहीं है, ये अच्छे बड़े साइज़ के हैं और किलोग्राम में इनका वज़न है। अच्छा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने ड्रोन देखा हुआ है, मैंने इस ड्रोन को फंक्शन करते हुए देखा हुआ है, और वो 2020 में जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग हो रही थी, तो वहाँ पर ये ड्रोन जो हैं ये इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। आर्मीनिया, आज़रबाईजान के पास ये ड्रोन्स थे, इसराइल के साथ आज़रबाईजान का एक डिफेंस पैक्ट है, और उस डिफेंस पैक्ट में इसराइल को जो है वो आज़रबाईजान ऑयल वगैरह, उनका हर मुल्कों के अपने अपने डिफेंस पैक्ट्स हैं जो भी उनके मामलात हैं। हमारा बरादर मुल्क है आज़रबाईजान क्या कई हमारे बरादर मुल्क ऐसे हैं जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए ना, बहुत से अरब ममालिक, बहुत से दूसरी दुनिया जो है वो मतलब इसराइल को तस्लीम करती है, हम नहीं तस्लीम करते। तो आज़रबाईजान भी उनमें से एक है, लेकिन हमारे साथ वो खड़ा रहा है, और इतना ज़्यादा खड़ा रहा है कि हमने आर्मीनिया को। तो वहाँ पर जब जंग हो रही थी तो वहाँ पर ये जो बिकार, तुर्की में इसको बिकार या बीरख्तार, तुर्की के सही तरह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बंदा, उनके जो मिज़ाइल्स थे और ड्रोन्स थे तुर्की के, और वो बड़े ज़बरदस्त मिज़ाइल्स थे। और उन मिज़ाइल्स के साथ फिर इसराइल के जो हैं वो ये आ गए थे, ये जो हेरोन मिज़ाइल या जो भी इनका नाम रखें, हेरोप मिज़ाइल या MK2, और ये छोटे इनका मिनी साइज़ भी आ गया, लेकिन उस वक्त ये बड़े ही थे। तो इनकी वजह से इनका बड़ा कलीदी किरदार था, और इनका बड़ा कलीदी किरदार था आर्मीनिया की को शिकस्त देने में। सही। तो ये मिज़ाइल्स वहाँ इस्तेमाल हो रहे थे, और इन मिज़ाइल्स का बड़ा खूब इनकी ख़ास उन इंजीनियर्स ने कोई इंटीग्रेशन की थी, क्योंकि सामने S-300 था रशिया का। रशिया उस वक्त आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा था, तो रशिया के S-300 को भी इन्होंने फड़का दिया था। तो आर्मीनिया की शिकस्त में इन मिज़ाइल्स का बड़ा रोल था। और एक जो कमाल की बात है वो ये है कि वहाँ पे जब फतह का जश्न मनाया आज़रबाईजान ने, तो उसमें पाकिस्तानी झंडा भी था। 3 मुल्क अलग अलग फतह मना रहे थे, एक तो आज़रबाईजान था, एक पाकिस्तान था, और तीसरा मुल्क छोड़ दें आप कौन सा था, उसका मैं नाम नहीं इस वक्त यहाँ लेना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ भी बता रहा हूँ कि इन मिज़ाइल्स के ऊपर को पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फ़ौज इन ड्रोन्स और मिज़ाइल्स को हैंड्स ऑन जानती है।
मतलब यहाँ मतलब एक होता है ना कि आपका ये इत्तेहादी है लेकिन इसका वो इत्तेहादी है, लेकिन जंग एक ही हो रही है, तो फिर वो सारा जो काम हो रहा होता है ना वो साथ हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं नहीं जानता कि ये जो ड्रोन हैं, ऐसे इनके मुकाबले फिर पाकिस्तान ने जी। टर्की के साथ जो है वो मामला किया, अपने ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान के पास टर्की के हैं, बेकार और बेख्तार और बाकी जो उनका सिस्टम है सारा, मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं उसमें, लेकिन ये है कि उसमें पाकिस्तान ने अपना सिस्टम भी उसमें अपने सिस्टम की भी, जैसे मैंने आपसे कहा ना, जैसे उन्होंने आज़रबाईजान वालों ने उनके इंजीनियर्स ने उस दौरान अपना सिस्टम भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया था। यानी सिर्फ ये नहीं था कि बिल्कुल उन्हीं के मिसाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना सिस्टम भी इंटीग्रेट किया हुआ था। अच्छा, ये जो मिसाइल्स हैं ये सुसाइडल हैं, केमिकाजी, और ये सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस और ये सारा काम करते हैं, लेकिन ISR, लेकिन ये ज़हन में रखें कि इनका मकसद सिर्फ जासूसी नहीं होता। जासूसी के लिए तो और बहुत सारे, और 5 लाख मिसाइल घूम रहे हैं। इनका काम जासूसी करना नहीं होता, इनका काम एक खास मखसूस टारगेट पे उसको आइडेंटिफाई करके एग्जैक्टली और उसके बाद, क्योंकि 1 वे होते हैं, इन्होंने वापस नहीं आना होता। सही। ये कोई 5 से 1.5 मिलियन तक का ड्रोन है। ये जो आपको पड़े नजर आ रहे हैं ना, ये मिलियंस, 5 से 10 मिलियन का ड्रोन है। ये 1 वे ड्रोन है, ये 1 वे है। इसको ये नहीं कि ड्रोन परवाज करके इसने जाना है और जाने के बाद इसने खास जगह पे जाके अपने आप को टकरा देना है। कोई बड़ी फौजी इंस्टॉलेशन या कोई बड़ा जो है वो रेडार सिस्टम, मतलब इसने कोई प्रॉपर काम करके आना है, कार्रवाई करके आना है। अगर ये सामने वालों के हाथों गिर गया तो और मामला खराब हो गया, क्योंकि ये फैनफेयर के लिए नहीं है। ये पटाखा नहीं है। मैंने कहा ना, ये पटाखे वाला ड्रोन नहीं है कि आप इसे वो पतंग की तरह चलाएंगे। ये बहुत महंगे ड्रोन हैं, और ये 2009, 2010 या जब भी इंडिया ने इनको लिया तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके लिया। ये बहुत, मैंने अब फिर कहा, ये बहुत ज़बरदस्त ड्रोन हैं और बहुत ज़्यादा ये महंगे ड्रोन हैं। तो इनको लेना जो है वो कोई आसान नहीं है कि आप इनको लें और उसके बाद आप ये कहें कि जी इनके थ्रू, ये फैनफेयर वाले नहीं है। तो अगर ये मिसाइल जो है इन्होंने कोई हाई वैल्यू टारगेट पे जाके कामाकाजी ऑपरेशन नहीं किया, किसी बड़े रेडार, किसी बड़े, ये गाड़ी पे और घरों पे और सड़कों पे और मोहल्लों के लिए ये ड्रोन्स नहीं है। मैं दोबारा बात कर रहा हूं, ये ड्रोन उनके लिए नहीं है। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन है। 5 मिलियन से कोई 1 लाख मिलियन तक या 1.5 लाख मिलियन से बहुत कम। और जो शुरू में लिए थे ना, तो इनका हिसाब किताब कैसे हो रहा था कि 10 ड्रोन ले लिए इंडिया ने, 15 ड्रोन ले लिए। मतलब ये ड्रोन बहुत महंगे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत महंगे ड्रोन हैं, ये वो पतंगों आतिशबाजी वाले ड्रोन नहीं है। अब इशू ये है सारा कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन फैनफेयर के लिए इस्तेमाल क्यों किए भाई? मैंने कहा ना, यहाँ कोई डिफेंस एक्सपर्ट अगर मुझे ये समझा दे कि ये ड्रोन्स क्या ये ड्रोन्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नहीं थे, और क्या ये कामाकाजी ड्रोन्स नहीं है? ये इंटेलिजेंस, आपको पता है वो कबूतर यहाँ पकड़ते थे, ये खबर है जी कबूतर इंडिया से है, वो ड्रोन थे, वो ड्रोन होते थे। वो ड्रोन कबूतर गिरा दिया, मार दिया। उस जमाने में प्रैक्टिस हो रही थी 3-4 साल पहले। वो नहीं तो कबूतर आया, कबूतर को गिरा दिया, पाकिस्तान ने मजाक उड़ा, वो ड्रोन से। अब तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। ये ड्रोन जो हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मुझे नहीं पता कितने ड्रोन गिरे हैं, 25 गिरे हैं, 20 गिरे हैं, 6 गिरे हैं, जितने गिरे हैं, जो भी गिरे हैं ड्रोन्स। नंबर 1। नंबर 2, ध्यान में रखें, ये ड्रोन स्वार्म के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये भारी ड्रोन्स हैं। ये जो ड्रोन स्वार्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना, मैंने फिर ये कह रहा हूं कि अगर इस पर कोई एयरफोर्स उनकी साइड का या हमारी साइड का कोई करेक्ट करे, क्योंकि ये ड्रोन जो हैं, ये जो होता है ना कि ड्रोन छोटे छोटे परिंदे आ रहे हैं बहुत सारे, उस तरह के ड्रोन नहीं है। ये तो आपको नजर आता है ड्रोन, और ये जो है, ये ड्रोन जो है, ये अगर इनको गिरा दिया गया है तो ये फैनफेयर के लिए भी नहीं है।
ये मिलियन, कम से कम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि इनकी क्या इस वक्त क्या इंडिया के साथ क्या डील हुई है, ये एक ड्रोन एटलीस्ट 5 मिलियन का है। मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि ये इंटेलिजेंस भी गैदर करता है, ये जो है ये उसके बाद सर्वेलेंस भी करता है, लेकिन ये अल्टीमेटली हिट करता है जाके। ये सिर्फ जासूसी करने वाला छोटा सा ड्रोन नहीं है कि इसको आप तबाह करके फैनफेयर के लिए। अब इसने हिट कहां किया है? क्या ये हिट की है? क्या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बड़ा रडार सिस्टम, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कोई मतलब कोई हेडक्वार्टर, कोई बेसिस, कोई बहुत बड़ी चीज अगर हिट हुई है पाकिस्तान में जिसका हमें नहीं पता? हमें तो ये पता है इधर उधर गिरे ड्रोन, चलो फैनफेयर ये वो सारा, लेकिन उस मकसद के लिए ड्रोन नहीं होते। तो हाँ, ये जो बात हो रही है ना, कि वो ड्रोन गिरा दिए गए, वो ड्रोन बेसिकली जो है, अच्छा वो नॉर्म जो कि ख़त्म हुआ है ना, मैं अज़ान का वक्फा हो रहा है, उस पर जाने से पहले मैं सिर्फ ये बात कर जाऊँ कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये चूँकि उस वक्त भी ये आर्मीनियन को रोक नहीं सका था, आर्मीनिया के में। अब सवाल ये है कि इनको रोक के गिरा दिया गया है, ये किसी टारगेट की तरफ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, इनको गिरा दिया गया। अब इसको मुझे बताएं कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन इन्होंने किस लिए भेजे थे? क्या ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन इन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का ड्रोन नहीं है, ये कामाकाजी, जब ये जाके हिट होता है ना सुसाइडल, उस जगह को उड़ा देता है, इसका मकसद ये है। और कम से कम 5 मिलियन डॉलर का एक ड्रोन है। ये जो आपको एक पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो कि बच्चे जिसके ऊपर खड़े होके जो है वो डांस कर रहे हैं, तो बात ये है। अच्छा, अब ये जो है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि फैनफेयर तो उन्होंने दिखा दिया ना, अब पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया देखेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो जो 5 को वो दबा गए, 5 जो तैयारी गिरे उन्होंने दबा लेने। हमें क्या पता कौन से तैयारी, कौन से राफेल तैयार है? वो कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि जी ये, उन्होंने कहा कौन से राफेल, हमारे तो कोई राफेल नहीं। अच्छा, वो गिरे हैं, लेकिन वो ये फैनफेयर दिखा दिया, लेकिन ये भी फैनफेयर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान, नंबर 1। नंबर 2, ये इसको स्वाम नहीं कहा जाए, ये ड्रोन स्वाम। बहुत सारे ड्रोन भेजे थे, क्यों भेजे थे? ये एक सवाल इंडिया के लोगों को खड़ा करना चाहिए कि एक मिनट ठहर जाओ भाई, क्या ये 5-10 मिलियन का ड्रोन है? और इसने क्या हिट क्या किया है? इतने सारे ड्रोन आपने कैसे इस्तेमाल कर लिए? आपकी इसका फ्लीट इनिशियली आए 10 ड्रोन थे वहां से, फिर उन्होंने शायद 15 ले लिए थे, फिर 20 ले लिए थे। ये ड्रोन ऐसे सादा से सस्ते से ड्रोन्स नहीं है जैसे ये हुतीज बना रहे हैं ना, हुतीज बना के पटाखे मार रहे हैं ना इसराइल पे, और वो उनका आयरन डोम और वो एरो और ये सारा नाकाम हो गया। तो वो बहुत सस्ते ड्रोन्स हैं, बड़े सस्ते मिसाइल्स हैं। ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत महंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला इन्होंने रात को फूंक दिया है इसमें कि फैनफेयर हो जाए। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करें। टारगेट कौन सा हिट हुआ है बड़ा? जी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अक्सर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इससे बेहतर टेक्नोलॉजी है? पाकिस्तान के पास इससे बेहतर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, मेरी बात किसी एयरफोर्स के ऑफिसर से पाकिस्तान में या किसी शख्स से बात नहीं हुई, ना मैंने किसी को गेस्ट लिया। मैं एक अपनी एक बात कह रहा हूँ, और वो ये है, पहली बात तो ये है कि इन ड्रोन्स को मैंने देखा है, ठीक है, ये नहीं फ्लाई करते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है सारा। और ये जो है ना, ये ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस, जो उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। बड़े ज़बरदस्त ड्रोन्स हैं, बड़े महंगे ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन स्वामिंग में नहीं इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, ड्रोन स्वाम अगर बहुत सारे ड्रोन्स हो तो उसमें ये ड्रोन दाखिल होके अपना काम कर सकता है। सही। यानी ये ड्रोन एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना परिंदों का झुंड जैसे कहते हैं, बहुत सारे परिंदे हों उसमें मुख्तलिफ किस्म के, तो उसमें ये ड्रोन दाखिल होके। लेकिन ये ड्रोन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे कामाकाजी ड्रोन जो हैं वो एक ड्रोन स्वाम का हिस्सा ले लें, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। और ये हाई वैल्यू टारगेट को, मैंने कहा ना, ये $1.5 से कम नहीं है ड्रोन, बहुत महंगे ड्रोन हैं। एक तो बात ही हो गई। अच्छा, अब आप ये जो STM टर्की के जो हैं वो कर्जू सबसे ज़बरदस्त जो हैं वो ड्रोन्स हैं, जो कि ड्रोन स्वामिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और बड़ी जदीद तरीन है। और इसी तरह से चाइना का CH-3।
अमेरिका का जो लोकल सिस्टम है, ये अभी डेवलप हो रहे हैं और उसमें जो है वो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक या जो भी इनके इंफ्रारेड सेंसर्स वगैरह, देखिए ना आप इंटेलिजेंस है तो ये एरियल इंटेलिजेंस, मतलब मैंने आपसे कहा ना, ये मुझे नहीं पता इन्होंने ड्रोन क्यों ये अपने ज़ाये किए हैं, क्यों फारिग करवा दिए हैं। ये बहुत महंगे ड्रोन इन्होंने फैन फेयर दिखाने के लिए उसकी, और ये जो गिराए हैं पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान में खुशी हो रहा होगा कि इनके ड्रोन गिर गए हैं और कोई टारगेट हिट नहीं हुआ, तो फैन फेयर इधर उधर की दुकान पे वो लड़ जाओ, क्यों मुझे नहीं पता कि इनका क्या मकसद था, क्या पीछे सोच क्या थी कि इन्होंने इतने अपने महंगे ड्रोन्स बर्बाद कर दिए हैं अपने फ्लीट में से। ये ड्रोन ऐसे नहीं है कि आप कहें कि यार एक डब्बे में ज़रा जो है ना वो 5 दर्जन ड्रोन भिजवा दो, ऐसे नहीं है ये ड्रोन, ये बड़े महंगे ड्रोन हैं। अच्छा, तो ये इनके फारिग हो गए ड्रोन। अच्छा, अब इसमें जो है और दूसरी बात ये कि ये ड्रोन जो है वो ये ISR फिर वाली बात कि इंटेलिजेंस, रिकॉनिसेंस और सर्वेलेंस उसके लिए इस्तेमाल होते हैं और अल्टीमेटली एक बहुत हाई वैल्यू टारगेट को हिट करते हैं, उसको भी तबाह कर देते हैं। बड़ा कोई टारगेट हो ना, मिसाल के तौर पे कोई बड़ी बिल्डिंग हो, कोई रिडार सिस्टम हो, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, तो वहाँ पे ये ड्रोन जाते हैं कामकाजी। ये ऐसे ही नहीं जाते, हर जगह इस्तेमाल भी नहीं किया जाता इन ड्रोन्स को, इनकी कॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा महंगे। अच्छा, तो वो बाकी जो सर्वेलेंस वगैरह के लिए एरिया सर्वेलेंस, सब देखिए ना, ग्राउंड सर्वेलेंस भी तो होती है ना, ग्राउंड ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ये जो टेलीफोन्स हैं, ये ग्राउंड पे, तो एरियल के लिए वो और बहुत सारे तरीके हैं, सैटेलाइट भी है और एयरक्राफ्ट और ड्रोन। ये ड्रोन जो है ना, ये ड्रोन्स अल्टीमेटली चूंकि इन्होंने जाके हिट करना होता है, ये वन वे होते हैं, ये वापस नहीं आते, तो इनको भेजा जाता है, ये तो करते करते तो जाके हिट करते हैं एक ख़ास जगह को जिसके बारे में इनके पास कंप्लीट डाटा होता है और इंटेलिजेंस होती है। ये जाके ऐसे हवा में नहीं फटते, और ये अगर फट जाए तो बहुत बड़ा लॉस होता है वहाँ पे। ये जो थिएटर है पाकिस्तान क्या जवाब देगा, तो ये पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे जिसके नतीजे में कोई दुनिया देखेगी। यानी मैं जो समझ रहा हूँ बात, जो आज DGP ISPR की बात मैंने समझी और इसाक डार साहब भी बैठे, तो ऐसा जिसको दुनिया देखेगी फैन फेयर, इन्होंने जो किया ना, फैन फेयर हो गया और ये हो गया। दूसरी बात जो मेरे लिए तकलीफ है वो ये है कि इंडिया टुडे की जो खबर है 36 जम्मू कश्मीर पंजाब ऑन अलर्ट आफ्टर इंटेल ऑन पॉसिबल सुसाइड अटैक, ये दोबारा कोई वहाँ पर फॉल्स फ्लैग तो नहीं करने लगे ये बताने के लिए कि भाई कश्मीर में या जो मतलब वहाँ पर अचानक कोई हो जाए, हमला हो जाए वहाँ पर, खुदकुश हमला, और उसके नतीजे में बहुत सारे जो है वो कश्मीर के लोग जानों से चले जाएं, या ये है कि जो पंजाब है, हमारे पंजाब के मशरक़ी पंजाब के लोग हैं, वो वहाँ पे जानों से चले जाएं और वो कहें कि अब क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ना, सिख जो हैं वो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, तो उनके अंदर एक ये पैदा करने के लिए नफ़रत के देखा, और फिर वो एक हंगामा शुरू हो जाए, बेचैन आत्माएं शुरू हो जाएंगे, देखो सिखों के साथ क्या किया, और देखो सिखों के साथ ये, देखो सिख, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन दिस इज़ व्हाट द जो फॉल्स फ्लैग की बात, और ये मैं इंडिया टुडे दिखा रहा हूँ यहाँ पे 36, ये इन्होंने 2 ऐसी जगह चुनी है जहाँ पर पाकिस्तान से ये कोई नया वहाँ पे किस्सा छेड़ने को है कि ये देखें, ये देखो क्या हुआ, और फिर जो उनको सपोर्ट करे खालिस्तान मूवमेंट को तो कहें तुम गद्दार, मतलब ऐसा कोई वहाँ पे किस्सा ये प्लान हो रहा है। हमने दिखा दी मेरे ख्याल से इंडिया टुडे की स्लाइड 36। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये जम्मू कश्मीर पंजाब ऑन अलर्ट आफ्टर इंटेल ऑन पॉसिबल सुसाइड अटैक, तो ये एक्चुअली अच्छा, अगर जवाब यहाँ से रात को दिया जाता तो वो चूँकि इन्होंने गुजरांवाला और ये लाहौर और इन इलाकों में ये सारा किया था, तो पाकिस्तान जवाब देता तो फिर वही पंजाब में होता, वहाँ जाने चली जाती तो फिर होता कि अच्छा जी देखें इधर कर दिया। तो पाकिस्तान जो भी करेगा जाहिर है कि वो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जाने, और लेकिन मैं जो तज़िया दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान ने, इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान कश्मीर में कश्मीरी जानों से चले जाएँ, या पंजाब मशरक़ी पंजाब के लोग जानों से चले जाएँ, या कुछ ऐसा। लेकिन यह है कि इस सारे मामलात को, क्योंकि इसका एक दूसरा एंगल भी है ना, पाकिस्तान सिविलियंस को नहीं हिट करना चाहेगा, हो जाए तो अल्लाह ना करे ऐसा हो कि सिविलियंस, तो फौजियों को भी नहीं आना चाहिए बीच में, लेकिन बारह जब जंग छिड़ जाए तो जंग छिड़ जाती है, उसको मेरे कहने से तो नहीं रुकेगी वो। अच्छा, इसी दौरान जो है वो कल वो विक्ट्री परेड हो रही है, ये ज़हन में रख, ठीक है। और इसी दौरान ट्रम्प साहब ने कल फिर एक नया ऐलान किया, अभी थोड़ी देर में उनकी केयर स्टेमर से मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, और टैरिफ की डील साइन होने जा रही है बरतानिया और अमेरिका के दरमियान, और बड़ी अच्छी डील साइन होगी होपफुली। उसमें
लचक लेकर आ जाएंगे ट्रम्प साहब, जो बड़े आसानी से ले आते हैं, और कार मैन्युफैक्चरिंग और मेरे ख्याल से बाकी भी देखते हैं कि क्या किस में टैरिफ मिलती है। लेकिन कीर स्टारमर की बड़ी अच्छी मुलाकात एक्सपेक्टेड है, जैसे कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अच्छी मुलाकात हो गई थी, क्योंकि ट्रम्प का जहन इस वक्त लगा हुआ है सऊदी अरेबिया, पैसा, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में जनाब 13 तारीख को एक बहुत ज़बरदस्त समिट हो रही है, और वो सऊदी अरब में ट्रम्प साहब आएंगे, जिस दिन आएंगे उसी दिन वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। बड़ी सब सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और जो लोग कंफर्म हो गए हैं कि जो लोग आएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, उनमें इलॉन मस्क हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, उसमें ओपन एआई के सीईओ हैं सैम एल्टमन, वो उस इन्वेस्टमेंट फोरम में होंगे। सिटी ग्रुप के सीईओ जो हैं जेन फ्रेजर वो होंगे, बोइंग के सीईओ कैली होंगे, डेविड सैक्स होंगे जो वाइट हाउस के जार हैं एआई और क्रिप्टो के, और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट होंगे। वो उस वक्त तक वापस आ चुके होंगे स्विट्ज़रलैंड से, स्विट्ज़रलैंड में चाइना से मुलाकात करके वीकेंड पे वो वापस जा चुके होंगे, तो वो ये भी दरमियान में बात होगी। और फिर उसके बाद जो है वो और वहाँ पे और भी शख्सियात होंगी, डिफेंस के हवाले से भी पैक्ट साइन होगा, बाकी चीज़ें भी सऊदी अरेबिया में होंगी। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि सऊदी अरेबिया ने आज अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है कि किसी सूरत गजा में जो है वो ये जो इसराइल की ऑक्यूपेशन का प्लान था और जो अरब प्लान था उससे हटके कुछ भी नहीं होगा। सही। जो भी कुछ होगा वही होगा जो कि अरब प्लान है, और अरब प्लान के तहत ही होगा जो कि इजिप्ट ने पेश किया था, और जो उसके बाद फिर अरब ममालिक ने पेश किया, फिर ओआईसी ने उसको अप्रूव किया, फिर चाइना, रशिया, यूरोप के मुल्कों ने, सारी दुनिया ने उसको अप्रूव कर दिया, और पाकिस्तान उसका उस ब्लॉक का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट बात कि गजा जो है वो तो सऊदी अरब की तरफ से ऐलान ये हो गया है कि वो जो है वो यहाँ पर सिर्फ गजा में अरब प्लान ही होगा। इसी दौरान ट्रम्प साहब ने एक और बात कह दी, वो कहते हैं वेरी वेरी बिग न्यूज़ इज कमिंग, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। उन्होंने उसका इशारा दे दिया, उन्होंने दे दिया है कि अगले 24 घंटों में, ये बात इसको हुए भी मेरे ख्याल से 10-12 घंटे गुजर गए, उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खबर आने वाली है, बहुत मुस्बत खबर आने वाली है सऊदी अरब का दौरा शुरू करने से पहले और कतर का दौरा शुरू करने से, और वो गजा सीज फायर के हवाले से आने वाली है, जंगबंदी के हवाले से, और वो फाइनल होगी और कॉम्प्रिहेंसिव होगी। उधर जो है वो जनाब इन्होंने हुतीज ने, अच्छा अब देखें हुतीज का मामला तय हो गया, ठीक है ना, वो अभी भी खबर आई है ट्रम्प और हुतीज भाई भाई हैं, वो उधर मामला तय हो गया, इसराइल के ऊपर उन्होंने ठुकाई शुरू कर दी है। और इसराइल का जो एयरपोर्ट है, जो उनका साउथ में एयरपोर्ट है, रेमसन एयरपोर्ट, वो माठा सा एयरपोर्ट है, उस पर कोई मेरे ख्याल से रशिया के कोई कार्गो वार्गो के जहाज़ उतरते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स मानी जाती हैं, उसको वो इलात की जो जगह है उसके शहर से उसको मिलाने के लिए कोई ट्रेन वगैरह बिछा रहे हैं शायद, उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर और याफा पे, रफा नहीं याफा का एक इलाका है, 2 मिसाइल वहाँ पे फेंक दिए उठा के इन्होंने, और उसको उन दोनों को रोक नहीं सका इसराइल टोटल जबरदस्त हो चुका है, टोटल वो रोक ही नहीं सका उनको, क्योंकि वो बस अब उन्होंने दरमियान में ना कोई अरब मुल्क रोक रहे हैं ना कुछ हो गया, वो जैसे ज़ेलेंस्की को फेंक दिया उन्होंने प्यूटिन के आगे कि तुम तय करो मामला, मिनरल्स डील इधर कर जाओ, बाकी तुम्हारे मामला प्यूटिन से तय होंगे, ठीक है, जिसमें टर्की रोल प्ले करेगा होपफुली, या कोई यूरोप का मुल्क प्ले करेगा। रोमानिया में भी नया इलेक्शन हो गया ना, रोमानिया के प्रेसिडेंट भी एक हो गया, और वो भी प्रो रशिया और एंटी यूक्रेन, वहाँ पे भी इलेक्शन हो गया। पोलैंड का जो इलेक्शन है, पोलैंड यानी 2 हमसाए हैं, अगर आप नक्शा देखें तो 2 बड़े हमसाए जो हैं रशिया के, उन दोनों में भी इलेक्शन हुआ है, रोमानिया में और पोलैंड में, और दोनों में प्रो प्यूटिन। अगर हम यूक्रेन के देखें ना पड़ोसी, यानी पोलैंड और रोमानिया दोनों में प्रो प्यूटिन हुकूमतें आ रही हैं, प्रो प्यूटिन और एंटी यूक्रेन, दोनों मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं अभी इन्हीं दिनों में, और वहां पर एक एक मरहला गुजर गया, और आगे दोनों मुल्कों में प्रो प्यूटिन, यानी पूरा आप समझें कि ये नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है ये सारा का सारा जा रहा है यूरोप के हाथ से। लेकिन अब यूरोप, ये देखें ना, अब यूरोप सारे मुल्क अपनी अपनी बात कर रहे हैं, इधर से कीर स्टारमर का अच्छा, हमारी दुआएं अच्छे इनके हो जाएं, बरतानिया का बहुत अच्छा हो जाए ट्रेड उनके साथ टैरिफ एग्रीमेंट, तो ये मुल्क सारे अपने मामला। और इसी दौरान चीन और अमेरिका की स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होगी, उसके बाद वो अमेरिका से यहाँ पहुँचेंगे सऊदी अरेबिया, जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं,
और ये वो दिन होंगे जब यहाँ पर कल मॉस्को में परेड हो रही होगी और ज़बरदस्त परेड हो रही होगी, और वहाँ पे शी जिनपिंग और साथ प्यूटिन और साथ कुछ 24-25 मुल्कों के दूसरे, ब्राज़ील, वेनेजुएला, इजिप्ट, ठीक है ना, और काफ़ी सारे मुल्कों के नुमाइंदे होंगे और वो वहाँ पे परेड हो रही होगी। और साथ ही जो है वो बहुत सारे, अच्छा बड़ा अनयूजुअल है कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेसिडेंट पुतिन ने और प्रीमियर शी जिनपिंग ने। बड़ा अनयूजुअल है, इन्होंने प्रेस को मतलब मैंने शायद कभी हुआ हो पहले भी, लेकिन बड़ा कम, ये जो पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं इस वक्त, बड़ा कम ऐसे हुआ है कि प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने एक साथ मीडिया को के साथ बात की हो, बड़ी लंबी बातचीत की हो। तो ये जो है ये इन्होंने मीडिया के साथ बात भी की है और उसमें एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इसमें इनकी अपनी टीम्स भी थी, लेकिन सवाल जवाब भी इन्होंने लिए। और साथ ही डिफेंस के हवाले से और मुख्तलिफ एनर्जी और, अच्छा सऊदी अरेबिया में डिफेंस डील्स भी हो रही हैं, एनर्जी की डील्स भी हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक बात कह दी है, एक तो ये कि इसका कोई इसराइल की नॉर्मलाइजेशन से, सबसे बड़ी बात ये कि अब वो इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह जिसने किए थे वो अपनी तरफ रखे। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम 2 रियासती जाएंगे, हम अमेरिका से डायरेक्ट बात करेंगे इसराइल को। उन्होंने कहा दफा करो, कौन इसराइल, ठीक है ना। ट्रम्प ने कहा जाओ, ऐसी तरह वो गजा डील अनाउंस करने जा रहे हैं स्टीव विथकॉफ से पहले। ईरान से उनका मामला बरह रास्त तय पा रहा है। अब इस पूरी पिक्चर में जो है वो देखना ये है कि यहाँ पर अब जो है वो ये किस तरह से, अच्छा इन्होंने ये अब गुस्से में उनके काज, ये 11 टाइम्स ऑफ इसराइल को देखें तो ये गुस्से में काफ़ी ज़्यादा, काज थ्रेटन हूथीज इसराइल विद हैवी ब्लोज एज इसराइल ग्रैपल्स विद यूएस ट्रस्ट फॉल आउट, वो फॉल आउट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है कि अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये जेरूशलम पोस्ट एक ओपिनियन ओपर लिख रहा है, 28 स्लाइड देखें, डोनाल्ड ट्रम्प फ्रेंड और फो टू इसराइल। अभी तक इनको समझ ही नहीं आया, जैसे इनको मोदी सरकार को नहीं समझ में आ रहा ना कि अमेरिका हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ है। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो तो हूथीज का सीज फायर एक बहुत बड़ा हो गया। गजा सीज फायर अगर हो जाता है तो इससे ज़्यादा और क्या चीज़ चाहिए। अच्छा मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि ये जो बेराकार TB2 ड्रोन्स हैं, ये पाकिस्तान के अलावा एक और मुल्क ने भी ले लिए हैं और उसका नाम है बांग्लादेश। सही। और मैं कोट कर रहा हूँ, रिपब्लिक वर्ल्ड 30th, इंडियन फोर्सेज रिमेन अलर्ट एट बांग्लादेश डिप्लॉयज टर्किश, ये TB2 ड्रोन्स जो हैं नियर इंडियन बॉर्डर विद ग्रोइंग टेंस पाकिस्तान टाइज। उन्होंने वहाँ पर बांग्लादेश ने ये ड्रोन्स वहाँ पे लगाने शुरू कर दिए। रिपब्लिक न्यूज़। तो बात सारी ये है कि हमारा तो आज़रबाईजान दोस्त है, ऐसा दोस्त है कि हम आज़रबाईजान के लिए लड़े हैं। और आप यकीन करें, शायद वो दिन याद हो जब 2020 में जब ये आज़रबाईजान जीता था और उस वक्त जो है वो टर्की और आज़रबाईजान ये सारे मुल्क जीते थे, तो पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया गया था। उस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी, बड़ी खुशियां मनाई गई थी, बहुत जश्न मनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान को किसी, और आर्मीनिया को इंडिया सपोर्ट कर रहा, तो आर्मीनिया बुरी तरह से कंप्लीट डिफीट। अब तो उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं सारे, लेकिन ये कि वो शायद कल वहाँ पर ना हो आर्मीनिया के लोग। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म पता नहीं होते ही नहीं होते। विक्ट्री परेड में रशिया ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा भाई इसको डंप करो, ये लाइबिलिटी बन चुका है। उधर टर्की है, आज़रबाईजान है, बड़े मुल्क हैं सारे, तो उनके साथ हमने आगे चलना है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत अच्छा फैसला किया था कि आज़रबाईजान के पलड़े में अल्टीमेटली तब तो सुलह हो गई आर्मीनिया और आज़रबाईजान की। लेकिन यह है कि आर्मीनिया सुलह होने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे बेहतर नहीं हुए। अब इस सारे पिक्चर में इन्होंने ये फैनफेयर किया है। फुलझड़ियाँ नहीं होती, देखिए एक होता है वो शबरात पे आप फुलझड़ियाँ फायरवर्क होते हैं ना, अब वो फायरवर्क कोई धमाके हवा में वो तो एंजॉय करते हैं ना लोग, यार ये देखो यार कैसी फुलझड़ियाँ हैं, ये देखो फुलझड़ी। ये रात को ऐसे ही हुआ है, ये फुलझड़ियों से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ वो किसी के ऊपर गिरे हैं, कहीं शहादतें हो गई हैं क्योंकि वजनी ड्रोन से, वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इन्होंने इन्होंने पैसा ज़ाया कर दिए और लोग शहीद कर दिए बेगुनाह, और इन्होंने किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तो स्वाम्स के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये स्वाम्प का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं कि बहुत सी छोटी छोटी कबूतर जा रहे हो, चिड़ियाँ जा रहे हो, तो बीच में ये एक
कौवा घुस जाए, ये इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये है कि ये कोई झुंड की सूरत में ये नहीं जा सकते, ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इनका काम ये होता है कि अल्टीमेटली इन्होंने काबे काजी, और जब आप खुदकुश हैं, इतने महंगे लाख $1.5 का एक ड्रोन है, तो फिर आप किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करेंगे ना जाके। ये थोड़े किसी बाजार में कहीं घरों पे, कहीं लोगों के सरों पे, इधर उधर मार्केट्स में गिर गए ड्रोन, तो गिरा दिए गए। इसका मतलब है गिरा दिया गया उनको, ये कहीं जा रहे थे गिरा दिया गया, और जब गिरा दिया गया तो 1.5 लाख। और चूंकि ये बॉर्डर साथ आते हैं ना टैक्टिकल, तो वो रेडार सिस्टम, लेकिन अब यहाँ से देखिए पाकिस्तान के पास आपके हाल से टैक्टिकल नहीं हो गई चीज़ें, लेकिन इशू ये है, ये होता है ना छोटे, ये जैसे ये एक बॉर्डर है, ये देखे ना पाकिस्तान इंडिया, ये इधर अब ऐसे देखिए ये बिल्कुल इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर जाते हैं तो वो फिर कश्मीर और पंजाब और उन इलाकों में जाते हैं। उन्होंने कोई लिहाज ही नहीं किया, उन्होंने कश्मीर पे भी और इधर आज़ाद कश्मीर पे भी और पंजाब पे भी और सिंध में भी और इधर भी और उधर भी। तो पाकिस्तान और फैनफेयर था, सिर्फ फुलझड़ियों का तमाशा था रात को, और इंसानी जानें चली गई और बहुत ज़्यादा इनका माली नुकसान हुआ। और दूसरी बात यह है कि इस पे जो है वो, अच्छा इसराइल में भी ये बात डिस्कस हो रही है कि कौन सा टारगेट हिट किया है, इसमें बहुत हाई, ये ऐसे मैंने आपसे कहा ना कि ये मिसाइल ऐसे, और ख़ासतौर पे आज की दुनिया में जहाँ पे क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वेपन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, तो पाकिस्तान के पास टर्की और सारी, सिर्फ टर्की और अज़रबैजान की टेक्नोलॉजी और चाइना की नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने उसमें अपना सिस्टम, वो में कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरा अंदाज़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना इसलिए नहीं जा रहा कि गलत ना हो, पाकिस्तान ने अपना बहुत एडवांस सिस्टम उसमें इंटीग्रेशन कर ली हुई है सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, तो वो है। और यहाँ पर काफ़ी अर्सा पहले मुझे कुछ इंजीनियर्स वगैरह मिले थे जो AI पे, इस पे, उस पे काम कर रहे थे कि इसमें इन ड्रोन्स के अंदर अपने पाकिस्तान के सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके उनको टेक्नोलॉजी को एक अपना सिस्टम वो कर रहे थे। लेकिन ये है कि ये बहरहाल जो है ये फैनफेयर से ज़्यादा कुछ नहीं था, पैसे ज़्यादा हो गए, लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान जवाब देगा तो फैनफेयर के साथ देगा। पाकिस्तान भी ऐसे ही करेगा ना कि जो प्रॉपर फैनफेयर, जो पता चले ना, अभी तो ये मुकर गए ना कि जहाज नहीं गिरे, और ये सारा उस वक्त हो रहा होगा जब वहाँ पे सीज़फायर है, हुतीज़ का उनके सीज़फायर, गजा का सीज़फायर 24 घंटे दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बिग अनाउंसमेंट कमिंग, तो हम कल उस पर बात कर लेंगे। सऊदी अरब ने कह दिया है कि अरब प्लान के अलावा कोई प्लान नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि जाने से पहले मामला ख़त्म हो जाए। इन्होंने रोड़ा डाल दिया पड़ोस में, तो जो भी कुछ पाकिस्तान ने करना है वो जल्दी करेगा पाकिस्तान, या देर से करेगा। आइडियली तो जल्दी करना चाहिए, या आइडियली तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए तो फिर प्रेशर है कि भाई ये कैसे किया उन्होंने, तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा तो एक फैनफेयर के साथ करेगा, और फैनफेयर के साथ रात को नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है दिन को करना चाहिए, या रात को करें तो जब रात को कर लें, लेकिन लोग थक गए हैं रात को जाग के, उनके भी हमारे भी दिन में कर लें, ज़रा लोग फ्रेश होकर बैठे हो तो हवा में देखें भी लोग क्या हो रहा है। इंसानी जानें नहीं जानी चाहिए, लेकिन चूँकि चली गई हैं जंग में बदकिस्मती के साथ, तो शायद इंसानी जानें चली जाएँ। लेकिन ये है कि जंगें कभी इलाज नहीं होती मामलात का, अल्टीमेटली इनको मुज़ाकरात की तरफ जाना होता है। लेकिन ये है कि अब चूँकि उनकी तरफ से इजारियत हुई है और काफ़ी रात को उन्होंने फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं फ़ज़ाओं में, फैनफेयर दिखा के डराने की कोशिश की, लोग परेशान भी हो गए थे, लोगों ने पता नहीं क्या बम शम गिर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसे हो रहा था, ये ड्रोन जहाँ गिरे हैं वहीं पे हुआ है, और इसमें कोई बड़ा एक्सप्लोजिव भी नहीं होता, वो पेलोड शेलोड नहीं कि बहुत बड़ा कोई वो होगा, बस ये बस गया कामाकाजी ड्रोन है ना, तो जाके वो इसी जगह पे हिट होता है जी। और उन्होंने पैसा ज़ाया कर दिया अपना। मुझे नहीं पता इनके कौन से लोग थे जिन्होंने इन ड्रोन्स को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, ये इस मकसद के लिए ड्रोन्स नहीं होते। मैं यहाँ पे फिर माजरत चाहता हूँ जो एयरफोर्स के लोग हैं या जो इस मामले को ज़्यादा समझते हैं इस ड्रोन को, वो इस बात की तस्दीक करें तो मैं इसको कबूल करूँगा कि ये ड्रोन जो हैं ये कामाकाजी ड्रोन जो हैं ये फैनफेयर के लिए, और ये सिर्फ होते हैं हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए, और ये ड्रोन स्वामिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते, एक स्वाम का हिस्सा ज़रूर बनता है ये ड्रोन जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।